नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। RO ARO 2021 प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज के रूप में आज सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को मॉक टेस्ट के रूप में हम लोग सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है। फर्मी लंबाई मापने की एक छोटी इकाई होती है। इसको 10⁻⁻15 मीटर के रूप में व्यक्त करते हैं। ओके, तो ये लंबाई मापने का सबसे छोटा मात्रक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। देखिए, पायरोमीटर क्या होता है। पायरोमीटर विकिरण तापमापी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। पायरोमीटर से उस ताप का मापन किया जाता है जिसका स्रोत या जिसका जो बहुत दूर पर स्थित होता है, अधिकतम दूरी पर स्थित होता है, जहां पहुंचना अत्यंत ही कठिन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें विकिरण द्वारा ही तापमापन की क्रिया को किया जाता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। इसमें कथन दिया गया है, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण है, बर्फ पिघलाने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। आपको बताना है इसमें सही क्या है। देखिए, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, बिल्कुल सही है। और इसका कारण भी यही है क्योंकि वह बर्फ को पिघलाने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो यानी ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। अगला है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव प्राकृतिक तत्व है। अगला है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर को आइसोप्रीन का बहुलक माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर को माना जाता है। अगला है, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अध्ययन अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मीन है यानी मछली है। देखिए, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में फिश तो लिखा है लेकिन चारों में से कोई एक ही फिश है जो कि ऑप्शन सी सही है, फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश एक प्रकार की मछली है जो कि हवा में उड़ सकती है और तीनों ये फिश नहीं है। ओके। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसीका कोशिका यानी लिम्फोसाइट्स बनती हैं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद मानव की तंत्रिका कोशिका में कोई भी विभाजन नहीं होता है। ओके। अगला है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब यानी ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः जो उसका ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, बीपी उसका बढ़ जाता है। ओके। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन मैं पढ़ रहा हूँ, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे परंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए, इसमें दोनों कथन सही हैं, एक और दो बिल्कुल सही है। ओके। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे। वे राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी थे। ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कराई थी और उसके एक साल बाद यानी 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खुदाई करवाई थी। ओके। अगला प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या था। रावी नदी को पहले क्या कहा जाता था। रावी नदी को पहले पुरुषड़ी के नाम से जाना जाता था और इसी नदी के तट पर आपको याद होगा वैदिक काल का बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध जिसको दशराग युद्ध कहा जाता है वो हुआ था, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ओके।
अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यज्ञ से संबंधित वेद यजुर्वेद है। ऑप्शन डी सही होगा। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित जितने भी विधियां हैं उसका उल्लेख है। यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसको अथर्व कहते हैं। ओके, यजुर्वेद आपको पता होगा 2 शाखाओं में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगला है प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क को सोने का आभूषण, स्वर्ण आभूषण कहा जाता था। ओके, और निष्क कहाँ था? निष्क गले में पहनने वाला एक सोने का आभूषण होता था, स्वर्ण आभूषण होता था। अगला है पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? पूर्व देखिए, प्राचीनतम जो जैन ग्रंथ हैं उसको पूर्व कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्राचीनतम जैन धर्म ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? अशोक के इतिहास को अगर हमको जानना है तो उनके अभिलेखों से ही हम उनके इतिहास को जान सकते हैं। और अशोक का एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख है मास्की अभिलेख, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के रायचूर जिले में स्थित है। उसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, मास्की। अगला है अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं जातक कथाओं से संबंधित हैं। ये गुफाएं महाराष्ट्र के और पूर्व जन्मों से संबंधित जो कथाएं हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है और उन्हीं से ये संबंधित हैं। चलिए अगला है निम्न में से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। 1206 ईस्वी में इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और मात्र 4 साल तक ये शासन कर पाया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला है अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण विजय प्राप्त की। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया ये सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। ओके, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। सुहरावर्दी जो संप्रदाय था इसका केंद्र बिंदु कहाँ था? पाकिस्तान के मुल्तान में था। इन्हीं के शिष्य जलालुद्दीन तबरेज़ी थे जिन्होंने इसको भारत में इस सिलसिला को प्रारंभ किया, इस संप्रदाय को भारत में प्रारंभ किया इनके साथ मिलकर। अगला है किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने ये कहा था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। ओके, अगला है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम है, यानी गैर मुसलमान देशों के विरुद्ध धर्मयुद्ध करना चाहिए। ये औरंगजेब का मानना था जब तक कि वे इस्लाम के राज्य यानी दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते थे। ओके, तो दारुल इस्लाम होगा। अगला है निम्न को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। कौन सी घटना पहले घटी, कौन सी घटना बाद में घटी? देखिए, इसमें मेरठ हत्याकांड यानी ये स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह से संबंधित था जो कि 1857 में हुआ था। दिल्ली घोषणा कब हुई थी? 12 मई। इसके बाद कानपुर पर अधिकार और मेरठ पर अधिकार। देखिए, ये सभी 1857 से संबंधित घटनाएं हैं, लेकिन सबसे पहली घटना इसमें 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी सेना ने विद्रोह कर अधिकारी को गोली से उड़ाया। तो सबसे पहली घटना मेरठ हत्याकांड हुई और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया, यानी मेरठ पर अधिकार। मेरठ पर अधिकार के बाद
दिल्ली घोषणा के अंतर्गत दिल्ली पर अधिकार किया गया, यानी तीसरी घटना बाद में हुई, यानी 1 4 2 3 ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके। अगला है सिद्धू तथा कान्हू निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए थे? सिद्धू और कान्हू का संबंध संथाल विद्रोह से है, जो कि 1855 और 56 में हुआ था। ये इस जनजातीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन ये मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई के नेतृत्व में 1866 ईस्वी। अगला है एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ निम्न में से इसने किसने कहा था? इस समय कथन भी खूब सारे आ रहे हैं। ये कथन केरल के श्री नारायण गुरु का था। ऑप्शन ए सही होगा। श्री नारायण गुरु, इन्होंने एक दलित उद्धार का एक आंदोलन चलाया था और उन्होंने ही इसको कहा था। अगला है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम आपको बताना है। वुड का एजुकेशन, मैकाले का मिनट द सार्जेंट एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन। ओके, आपको ये बताना है इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसको व्यवस्थित कीजिए। वुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में आया था। मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी 1835 में आई थी। सार्जेंट एजुकेशन ये तो सबसे लास्ट में आया था 1944 में। और हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में। यानी सबसे पहले 1835 में मैकाले का आया, तो यानी 2 पहले होगा। इसके बाद वुड का एजुकेशन आया, इसके बाद 1 होगा, और उसके बाद हंटर कमीशन यानी 3 आया। तो सॉरी, इसके बाद हंटर कमीशन यानी 4 आया, तो 2 1 4 3 ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके। अगला है दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बम्बई में। ऑप्शन बी सही होगा। बम्बई में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ओके। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? गणपति पर्व, शिवाजी उत्सव, इन सब का प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। शिवाजी महोत्सव 1895-96 में चलाया था और गणपति उत्सव 1893-94 में प्रारंभ किया गया था। अगला है सूची 1 को 2 से सुमेलित करके सही कूट में दिया गया उसको चुनना है आपको। देखिए, चिटगांव आर्मरी रेड ये सूर्यसेन के नेतृत्व में हुआ था। ओके। इसमें कल्पना दत्त, प्रीति लता और गणेश घोष ने भी भाग लिया था। तो यानी इसका 1 होगा। चिटगांव आर्मरी रेड का 1 होगा। अभिनव भारत से विनायक दामोदर सावरकर जुड़े थे। अनुशीलन समिति से अरविंद घोष जुड़े थे और कूका आंदोलन से गुरु राम सिंह जुड़े थे। यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ए का 1, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 2 ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? 16 अगस्त 1946 ऑप्शन डी सही होगा इसमें। ओके, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल कांड हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां वहां चलवाई थी, तो जनरल डायर को आगे चलकर ऊधम सिंह ने मार डाला था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। लंदन में ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। अगला है निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, लेकिन जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होना था उसी दिन ही सुबह बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। अगला है निम्न में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? 1919 में जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो उस समय अस्पृश्यता आंदोलन, उसमें जो संकल्प पारित हुआ उसमें ये नहीं था और बाकी तीनों थे। ओके,
सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन विवाद के बाद इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने इसकी घोषणा की थी। इसके दो अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। तो यानी लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। लगभग 40 से 42 प्रश्न होंगे। आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।